Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the topic of role of nucleus and cytoplasm in development. बेसिकली हमने चैप्टर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर हमने पहले प्लांट्स में ग्रोथ देखी, ग्रोथ को रिलेशन देखे, फिर डेवलपमेंट ऑफ चिक के हवाले से जो है डिस्कशन हुई। यहाँ पे अब हमने ये देखना है कि ये जो डेवलपमेंट होती है इसके अंदर न्यूक्लियस का कितना रोल होता है या कैसे अफेक्ट हो सकती है और साइटोप्लाज्म का क्या रोल होता है और कैसे इफेक्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। हम डायरेक्टली आ जाते हैं इसी टॉपिक के ऊपर, रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट। तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये कहते हैं कि हमें ये चीज़ अच्छी तरह से पता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स ऐसे हैं, डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स होती हैं जो कि जिनके अंदर यानी डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स होती हैं जिनके अंदर डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल डिफरेंशिएशन के लिए। अब मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स का क्या मतलब है, यानी एक ऐसा डिटर्मिनेंट कहते हैं जीन को, ठीक है। डिटर्मिनेंट का जो वर्ड था ये सबसे पहले मेंडल ने यूज़ किया था कि मेंडल ने कहा था कि ये एक ऐसी चीज़ है डीएनए की जो कि एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को चेंज कर सकता है, और उसने इसको नाम दिया था डिटर्मिनेंट का, और फैक्टर का भी कुछ बुक के अंदर जो है वो लिखा हुआ है नाम, ठीक है। सो बेसिकली ये जो साइटोप्लाज्मिक हम कहते हैं कि कंपोनेंट्स हैं, इनके अंदर डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स होती हैं और वो डिटर्मिनेंट सेल की डिफरेंशिएशन के लिए जो है वर्किंग कर सकते हैं या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं ये ब्लास्टोमेर के अंदर मौजूद होते हैं। एक अगर हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक फर्टिलाइज्ड अगर आप एसिडियंस का लेते हैं, ठीक है, यूरोकॉर्डेट्स यानी एसिडियंस का अगर आप लें तो आपको साइटोप्लाज्म में 4 डिफरेंट रीजन्स नज़र आते हैं, 4 डिफरेंट रीजन्स नज़र आते हैं। जो क्लियर साइटोप्लाज्म यानी जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बिल्कुल क्लियर है उसको हम नाम देते हैं लार्वल एपिडर्मिस का, कि ये एपिडर्मिस बनाएगा आगे जाके, ठीक है। येलो साइटोप्लाज्म जो होता है ये मसल सेल बनाना शुरू कर देता है, ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म गट बनाता है, और इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म जो है वो नोटोकॉर्डल न्यूरल ट्यूब बनाती है। तो ये चीज़ आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है कि अगर हम बात करते हैं रोल ऑफ साइटोप्लाज्म का, और आपको ये डिफरेंट रीजन्स की या तो नाम दिए जा सकते हैं या आपसे ये पूछा जा सकता है कि लार्वल एपिडर्मिस किस चीज़ से बनती है, और आपको ये ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि क्लियर साइटोप्लाज्म से या येलो से या ग्रे वेजिटल से या ग्रे इक्वेटोरियल से, ठीक है। इस तरह के आपको एमसीक्यूज़ यहाँ से आ सकते हैं, या आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ साइटोप्लाज्म इज़ इम्पॉर्टेंट इन द रोल ऑफ डेवलपमेंट, कि साइटोप्लाज्म किस तरह से डेवलपमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन एज अ एमसीक्यू याद रखना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट, कि न्यूक्लियस का जो है डेवलपमेंट के अंदर क्या रोल होता है। सो बेसिकली हम ये कहते हैं कि जीन्स की जहाँ तक बात है तो ये चीज़ हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जीन्स हर तरह की सब्सटेंस को कंट्रोल कर सकता है, और इजीली आप जो है जेनेटिक फैक्टर को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ये चीज़ें कहाँ पर मौजूद होती हैं, कि ये चीज़ें जो हैं साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं और प्रोबेबली वहीं पर जो है बन रही होती हैं, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये चीज़ पता चली है कि जो डेवलपमेंटली एक्टिव सब्सटेंसेस होती हैं ये न्यूक्लियस खुद बना रहा होता है, यानी न्यूक्लियस खुद डेवलपमेंटली एक्टिव सब्सटेंसेस बना के इनको साइटोप्लाज्म में भेज देता है, और वहाँ पर वो ख़ास जो है काम करती हैं तो उनको आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है, ठीक है। इस बात का ये मतलब है। या फिर वो इमीडिएट नेबर्स जो सेल जब वर्किंग कर रही होती हैं, एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उनके ऊपर इफेक्ट करता है। अब साइटोप्लाज्म का हमने रोल देखा, हमें पता है कि वो डिफरेंट रीजन्स बना सकता है। तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि बेसिकली जो न्यूक्लियस है उसका क्या रोल है डेवलपमेंट के अंदर, कि क्या वाकई न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ हम तो जानते हैं कि उसमें क्योंकि जीन्स हैं तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये जो टाइम आपको बुक के अंदर जो चीज़ मैंशन है ये वो टाइम पीरियड था जब अभी चीज़ें डिस्कवर की जा रही हैं। अभी ये मतलब डिस्कवर किया जा रहा है कि ये अच्छा साइटोप्लाज्म का इतना रोल है तो क्या वाकई न्यूक्लियस का रोल होगा। तो वही हम कह रहे हैं कि जीन अगर हर चीज़ कंट्रोल कर सकती है और उसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, या उसके कैरेक्टर को लोकेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म के साथ जो एसोसिएटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यानी न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जो है ये इन डेवलपमेंटली एक्टिव सब्सटेंसेस को बनाता है, बना के साइटोप्लाज्म में रिलीज़ करता है ताकि वहाँ पे ये एक्टिविटी कर सकें और अपना ख़ास रोल प्ले कर सकें। और इस चीज़ को समझाने के लिए एक एग्जांपल उन्होंने कोट की है कि एक मल्टी सेलुलर एल्गी की स्पीशी है एसिटेबुलेरिया, और इसके स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कि सेंटर में ये काफ़ी लॉन्ग सी स्टॉक होती है ये इस तरह से, और इसके साथ जो है नीचे राइजॉइड का स्ट्रक्चर होता है जो इसको ज़मीन के ऊपर जो है एंकरेज यानी कि पेनिट्रेशन प्रोवाइड करता है, ये वहाँ से अटैचमेंट करता है।
और टॉप पर एक ख़ास किस्म की कैप होती है। अब यहाँ पर इसकी दो तरह की स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। एक है मेडिट्रेनियन, एसिटेबुलरी मेडिट्रेनियन, जिसकी रेगुलर शेप कैप होती है, यानी बिल्कुल सर्कल में और ग्रीन कलर का ये होता है। और दूसरा होता है क्रेनुलेटा, जिसकी इरेगुलर शेप कैप है, यानी ये बिल्कुल आपको ब्रश की तरह की ये कैप नज़र आती है और ये ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, ब्राउन या फिर ऑरेंज की रेंज में होता है। तो हम ये कहते हैं कि इसमें अब हमें ये देखना है कि साइटोप्लाज्म को भले ही आप चेंज कर दें, आपने ये चीज़ माइंड के अंदर रखनी है कि ये जो एक्सपेरिमेंट हम पढ़ने वाले हैं इसमें साइटोप्लाज्म को चेंज किया जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। न्यूक्लियस ये नीचे की तरफ पड़ा है राइजॉइड के साथ, ये जो आपको एक डॉट की तरह नज़र आ रहा है, ठीक है, ये न्यूक्लियस जहाँ पे पड़ा हुआ है, यानी इस रीजन की हम बात कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस नीचे पड़ा हुआ है और यहाँ पर ये न्यूक्लियस नीचे पड़ा हुआ है। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि हम जहाँ पे न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस उस स्पीशी के पास राइजॉइड के करीब वाले रीजन में मौजूद है और न्यूक्लियस को कोई चेंज नहीं कर रहा, न्यूक्लियस वैसा ही मौजूद है, ठीक है जी। हमने सिर्फ साइटोप्लाज्म को चेंज करना है, उसका कुछ पोर्शन साइटोप्लाज्म का कट करके और दोनों का एक्सचेंज कर देना है कि क्या साइटोप्लाज्म चेंज करने से न्यूक्लियस की वर्किंग के ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता, ठीक है। सो ऐसा कहा जाता है कि हैमरलिंग ने क्या किया कि दोनों की कैप को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब कैप तो आसानी से रिजनरेट हो जाएगी, लेकिन उसने क्या किया है कि इसने जो है बेसिकली अब यहाँ पर क्या चीज़ लिखी हुई है, ही कट ऑफ द न्यूक्लियस कंटेनिंग राइजोम, राइजोम कि इसने जो है न्यूक्लियस को कट किया। अब डायग्राम थोड़ी सी चेंज है इस तरह से कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम अगर आप जाते हैं ना, सिचुएशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, मैं पहले आपको समझा दूं कि डायग्राम के मुताबिक कि अगर आप न्यूक्लियस को नहीं छेड़ते, ठीक है, कि न्यूक्लियस वैसा ही पड़ा रहेगा कि इसके पास इसका ही पड़ा रहेगा और इसके पास इसका ही पड़ा रहेगा। और अगर आप थोड़ा सा सेक्शन जो जो आपको वाइट में एरिया नज़र आ रहा है दोनों के ऊपर, कि अगर आप थोड़ा सा सेक्शन जो है साइटोप्लाज्म का कट कर लेते हैं, ठीक है, और उसको यहाँ पर ले आते हैं और इसके साइटोप्लाज्म का कट करके और इसको यहाँ पर ले जाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि दोनों के पास क्या है, राइजॉइड वाला न्यूक्लियस मौजूद है, लेकिन दोनों के पास अब साइटोप्लाज्म का कुछ पोर्शन उन्होंने चेंज कर दिया है। लेकिन फाइनल फॉर्म में क्या होता है कि इसके पास फिर भी अपनी कैप बन जाती है और इसके पास फिर भी अपनी कैप बन जाती है। तो डायग्राम के मुताबिक इस बात का, या जो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है सामने स्क्रीन पर, इसका मतलब ये है कि अगर आप न्यूक्लियस को राइजॉइड के रीजन में रहने देते हैं और साइटोप्लाज्म के कंटेंट को आप एक्सचेंज कर देते हैं, तो फिर भी कैप ओरिजिनल वाली ही बनेगी, कैप उसकी अपनी ही बनेगी, कैप चेंज नहीं होगी। और रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि कैप को कोड करने वाले जीन मौजूद थे न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस उसके पास अपना है। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि साइटोप्लाज्म कौन सा है उसको फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ से, और क्योंकि न्यूक्लियस उसके पास अपना है, जीन्स उसके पास अपने हैं, तो उसने अपनी फाइनल कैप बना ली है और इसने अपनी कैप बना ली है, ठीक है। ये डायग्राम के अकॉर्डिंग सिचुएशन है, यानी यहाँ पे रोल ऑफ न्यूक्लियस इस तरह से है कि यहाँ डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है कि न्यूक्लियस जो है, ठीक है, अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो दोनों का जो न्यूक्लियस है वो सेम है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इस बात का ये मतलब है। अब थेरी में इससे उलट बात लिखी हुई है, ठीक है। थेरी में वो क्या चीज़ कहता है कि अगर हैमरलिंग की अगर हम बात करें तो इसने राइजोम का वो वाला पार्ट कट किया है जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद था और इसने दोनों को एक्सचेंज कर दिया, यानी ग्राफ्टिंग कर दी है। अब हुआ क्या कि कैप जब रिमूव हुई तो ये देखा गया कि न्यू जनरेटेड कैप किसकी थी, रीजनरेटेड कैप जो थी one regenerated cap had the character of a crenulata. So nucleus lying at the base of alga and not the stalk to which the regenerated cap was determined the structure of cap. It means that irrespective of the fact to which species cytoplasm belong, gene was able to express according to the nucleus. अब उसने ये क्या कहा है, उसने ये कहा है कि उसने यानी कि जो हैमरलिंग था इसने बेसिकली न्यूक्लियस जिसके अंदर राइजोम था उस स्पीशी का, ठीक है, कि इसने वो कट ऑफ कर लिया और फिर ग्राफ्ट किया सिमिलर पीस कंटेनिंग द न्यूक्लियस ऑफ अनदर स्पीशी। व्हेन द कैप वाज नाउ रिमूव्ड, कि अब जब कैप रिमूव होगी, इट वाज सीन दैट न्यू जनरेटेड वन हैड द कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस। यानी थेरी के अकॉर्डिंग बात ये है कि हम बात कर रहे हैं कि इस तरह का अगर दो ऑर्गेनिज़म है, ठीक है, एक की कैप इस तरह से अरेंज है और जो दूसरा ऑर्गेनिज़म है लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस तरह मौजूद है, ठीक है, और उसकी कैप बिल्कुल इस तरह से जो है मौजूद है।
अब यहाँ पर जो है न्यूक्लियस पड़ा है, इसका यहाँ पर न्यूक्लियस पड़ा है। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग सिचुएशन जो है कि उन्होंने कहा है कि यहाँ से उसने कट किया कि न्यूक्लियस और राइजोम अलग हो गया, यहाँ से कट किया न्यूक्लियस और राइजोम अलग हो गया। ठीक है, जब न्यूक्लियस और राइजोम अलग कर लिया उसने और इन दोनों चीज़ों को उसने आपस में एक्सचेंज कर लिया है कि इसका साइटोप्लाज्म था लेकिन न्यूक्लियस इसके पास कौन सा था, ग्रेनुलेटा वाला। अब इसका साइटोप्लाज्म अपना था लेकिन इसके पास न्यूक्लियस कौन सा था, मेडिटेरेनियन वाला। तो अब जब न्यू कैप बनी है तो न्यू कैप बनने की वजह से ये मेडिटेरेनियन का साइटोप्लाज्म था, लेकिन जहाँ पर कैप कौन सी बनी है, ग्रेनुलेटा वाली। और ये ग्रेनुलेटा का साइटोप्लाज्म था लेकिन इसमें कैप कौन सी बनी है, मेडिटेरेनियन वाली। यानी उसने ये बताया है कि साइटोप्लाज्म तो इन दोनों के पास अपना है, लेकिन क्योंकि न्यूक्लियस के वाला हिस्सा चेंज हुआ है तो कैप भी चेंज हो गई है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि साइटोप्लाज्म जिसका भी हो डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस कौन सा है, तो न्यूक्लियस जैसा होगा कैप वैसे ही बनेगी। ये दो चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट लिखी हुई हैं उन्होंने डायग्राम के, क्योंकि डायग्राम में उन्होंने वैसे पॉइंट उसने सही एक्सप्लेन किया। उसने यही बताना था कि न्यूक्लियस का रोल होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास जीन्स मौजूद होते हैं और उन्होंने कोई कैरेक्टर बनाना होता है या कोई स्ट्रक्चर बनाना होता है, जो कि हम भी मानते हैं कि जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर तो जीन ही बनाता है। ठीक है, अब उसने दो तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। डायग्राम का मतलब ये है कि अगर आप जो है न्यूक्लियस रहने देते हैं, उसको नहीं छेड़ते, लेकिन आप साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करवा लेते हैं, तो फिर भी ये अपनी कैप बनाएगा, ये अपनी कैप बनाएगा, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियस जो है वो अपना मौजूद था। एक बात, यानी यहाँ पर भी न्यूक्लियस क्योंकि उसके पास अपना है तो उसने अपनी कैप बनाई है, उसको साइटोप्लाज्म से फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब थ्योरी के अकॉर्डिंग बात ये है कि सिचुएशन इस तरह से हो जाती है कि अगर एक का जो है यानी इस तरह से मेडिटेरेनियन वाले का राइजोइड और न्यूक्लियस आप अलग कर लेते हैं, ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि ग्रेनुलेटा वाले का भी राइजोइड और उसका जो न्यूक्लियस है आप अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ले आते हैं और इसको इसके साइटोप्लाज्म के अंदर आप ले आते हैं। तो होता ये है कि मेडिटेरेनियन के अंदर कैप बनती है ग्रेनुलेटा वाली और ग्रेनुलेटा के अंदर कैप बनती है मेडिटेरेनियन वाली, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइटोप्लाज्म के ऑल दो इन दोनों के पास साइटोप्लाज्म अपना है, लेकिन क्योंकि इसका न्यूक्लियस ग्रेनुलेटा का था तो कैप ग्रेनुलेटा की बन गई और इसका न्यूक्लियस मेडिटेरेनियन का था तो कैप मेडिटेरेनियन की बन गई। यानी दोनों ही सिचुएशन में एट द एंड कंक्लूजन क्या निकलती है कि जिसका साइटोप्लाज्म जो है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसका न्यूक्लियस है ना, कैप क्योंकि न्यूक्लियस के जीन्स ने बनानी, तो ज़ाहिर है जो न्यूक्लियस होगा बिल्कुल वैसे ही कैप बनेगी। सिचुएशन सिर्फ इतनी है कि पहली एग्जांपल में उन्होंने कहा है कि अगर आप न्यूक्लियस को रहने दें और साइटोप्लाज्म चेंज करें तो रिज़ल्ट क्या है, फ़र्क कोई नहीं पड़ा, क्योंकि न्यूक्लियस उनके पास अपना था तो कैप अपनी बनाई है। दूसरी उसने जो साथ थ्योरी बताई है उसका मतलब ये है कि अगर आप साइटोप्लाज्म को वैसा ही रहने दें और दोनों का न्यूक्लियस एक्सचेंज कर देते हैं तो कैप वही बनेगी जिसके पास न्यूक्लियस है। जिसके पास न्यूक्लियस ग्रेनुलेटा का है तो वो चाहे मेडिटेरेनियन की बॉडी हो लेकिन कैप ग्रेनुलेटा की ही बनेगी, और जिसके पास न्यूक्लियस मेडिटेरेनियन का है चाहे जो है साइटोप्लाज्म ग्रेनुलेटा का हो लेकिन बॉडी जो है या कैप जो है वो मेडिटेरेनियन की ही बनेगी। ठीक है, कि अगर यहाँ पे आप न्यूक्लियस को एक्सचेंज करेंगे तो कैप जो है वो चेंज हो जाएगी। ये बात आपने याद रखनी है कि थ्योरी का ये मतलब है कि अगर आप न्यूक्लियस को एक्सचेंज कर रहे हैं तो कैप चेंज होगी, क्योंकि जैसा न्यूक्लियस होगा वैसी कैप बनेगी। और डायग्राम का मतलब ये है कि अगर आप जो है हम ये कह रहे हैं कि अगर आप न्यूक्लियस को नहीं छेड़ते तो फिर कैप में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि जैसा न्यूक्लियस होगा वैसे ही कैप बनेगी। यानी इस बात की समरी हमारे पास ये बनती है, मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस हमने ये देखनी है ना, तो हमने पहले ये चीज़ कही है, मैं अगेन आपके लिए सारा रिवाइज़ कर देती हूँ। हमने ये चीज़ कही है कि अगर आप बात करते हैं जीन्स की तो जीन्स हर तरह के सब्सटेंस को कंट्रोल कर लेता है। बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि यहीं पर बन रहे होते हैं, आते कहाँ से हैं, होते पीछे से न्यूक्लियस हैं, यहाँ पर मैच्योर होकर और वर्किंग जो है स्टार्ट कर देते हैं। अब हमने ये देखना था कि न्यूक्लियस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, वो दो तरह से आपको दिखाया गया है। डायग्राम के अकॉर्डिंग ये है कि अगर आप न्यूक्लियस को नहीं छेड़ते और साइटोप्लाज्म जो है अगर आप एक्सचेंज कर भी दें तो फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा न्यूक्लियस होगा वैसी कैप बन जाएगी। ठीक है, और थ्योरी के अकॉर्डिंग सिचुएशन ये है कि अगर आप न्यूक्लियस को चेंज कर देते हैं
ठीक है, तो फिर कैप चेंज हो जाएगी, क्योंकि द फैक्ट इज़ कि न्यूक्लियस में जीन्स हैं और जीन ने बनानी है कैप। तो जिसके पास जो कैप न्यूक्लियस होगा उसके पास वही जीन होगा और उसके पास वही कैप बनेगी। बस ये दो तरीके से आपको बताया गया है, ये और ये थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट है, तो आपने इसको केयरफुली जो है वो देखना है। लेकिन लिखना आपने ऐसे ही है, अटैम्प्ट आपने ऐसे ही करना है, क्योंकि ये हमेशा से डिफरेंट बुक्स के अंदर सेम ऐसे ही लिखा होता है और ऐसे ही कोट किया जाता है, बिकॉज़ ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट या फाइंडिंग्स ऐसी ही थी। और फिर उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का, कि डिफरेंशिएशन क्या चीज़ होती है। बेसिकली डिफरेंशिएशन हम अच्छे से जानते हैं कि जब एक सेल ज़ायगोट की स्टेज पर होता है, फिर उसके बाद वो मल्टी सेल एम्ब्रियो बनता है, जिसको मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो कहती है। एम्ब्रियो के बाद जो है वो एक ख़ास लेयर्स के अंदर आता है कि एक्टोडर्म होती है, मेसोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है, और ये तीनों लेयर ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। तो हम नॉर्मली ये कहते हैं कि एक्टोडर्म और मेसोडर्म एक दूसरे को जो है वो मदद कर रही होती हैं, या एक दूसरे के काम को जो है ना अफेक्ट कर रही होती हैं। ये चीज़ हमने पीछे डेवलपमेंट ऑफ चिक में भी पढ़ी है, जब हमने एक्टोडर्म और मेसोडर्म की वर्किंग या कोऑर्डिनेशन देखी थी। यहाँ पे हम यही बात कह रहे हैं कि एक्टोडर्म अगर आप चेंज कर लेते हैं ना, तो ऑर्गेनिज्म कभी भी सही से नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं कर सकेगा, उसका नर्वस सिस्टम होगा डिफेक्टिव, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर उसकी मेसोडर्म को आप टोटली ख़राब कर देते हैं या वहाँ से सेपरेट कर लेते हैं, तो वो नर्वस सिस्टम बनाएगा ही नहीं। यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर आप एक्टोडर्म को चेंज करेंगे तो नर्वस सिस्टम बनेगा सही, लेकिन डिफेक्टिव बनेगा, और अगर आप मेसोडर्म को ख़राब करेंगे तो नर्वस सिस्टम बनेगा ही नहीं। इसका क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि एक्टोडर्म के सेल की वर्किंग या डिफरेंशिएशन के ऊपर मेसोडर्म का ख़ास इफेक्ट पड़ता है, और जब तक मेसोडर्म के सेल्स नहीं होंगे तो एक्टोडर्म के सेल्स को सपोर्ट नहीं मिलेगी, वो सही तरह से अरेंज नहीं हो सकेंगे और वो वर्किंग सही तरह से नहीं कर सकेंगे। इस बात का ये मतलब है, डिफरेंशिएशन का यहाँ पे ये मतलब है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको दे दिया, अब यहाँ से भी देख लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि फर्टिलाइज्ड एग जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट होते हैं, उनके अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है विद इन द एग। यानी साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट अगर होगा तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। यानी जिस रीजन के पास जो हम कहते हैं कि सेल्स आएंगे, वो वही चीज़ बनाना शुरू कर देता है। जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये सेल है, ये टोटल साइटोप्लाज्म है। अब कुछ सेल ऊपर की तरफ चले जाते हैं, कुछ सेंटर में आ जाते हैं, कुछ नीचे में आ जाते हैं, तो तीनों की डिफ्रेंसिएशन तो अनइक्वली हो गई ना, कि ऊपर वाले सेल एक्टोडर्म बना देंगे, नीचे वाले मेसोडर्म, और उससे नीचे वाले जो वो एंडोडर्म बना देंगे। तो हम ये कहते हैं कि साइटोप्लाज्म में जब सेल या साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट यही मौजूद हैं, ठीक है, यही साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट, तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स को हम नाम देते हैं मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट, क्योंकि इससे क्या होता है कि ख़ास किस्म का सेल बनता है और ये कंट्रोल करता है उस सेल की फंक्शनिंग को। सो इस चीज़ को हम नाम देते हैं डिफरेंशिएशन का। ज़ाइगोट के पास कंप्लीट डेवलपमेंट की स्टेज होती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है देखना कि सेल किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, या सेल किस तरह से एक दूसरे की मूवमेंट करते हैं या वर्किंग करते हैं। अब स्पीमन ने जो है स्पीमन ने ये चीज़ वर्किंग इस तरह से देखी, एक्सपेरिमेंट इसने इस तरह से देखे कि बेसिकली इसने जो है फ्रॉग का एम्ब्रियो लिया, और उसमें भी दो लेयर्स बन रही थी, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। तो इसने क्या किया कि उनको जो है ना एक्टोडर्म को सेपरेट करके और इसे एक सेपरेट डिश के अंदर उसने ग्रो करवाना शुरू कर दिया। अब एम्ब्रियो जिसके ऊपर से एक्टोडर्म को रिमूव किया गया था, उसने नर्वस सिस्टम सही नहीं बनाया, बनाया है, लेकिन क्या हुआ है कि वो डिफेक्टिव हो गया। और दूसरी तरफ जो आइसोलेटेड पीस था, उसने तो कोई काम ही नहीं किया। ज़ाहिर सी बात है, उसके पास ना बॉडी थी ना रीजन था, वो क्या करता, वो तो जस्ट एक लेयर थी सेल की। तो वो हालांकि हेल्दी था, एक्टिव था, लेकिन उसने वर्किंग नहीं की। यानी ये सेल था, और हमने कहा है कि इसके अंदर ये जो एक्टोडर्म की लेयर है, ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ से इसको टोटली हम कट ऑफ कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो हमने ये कहा है कि ये पड़ी है पेट्री डिश के अंदर एक्टोडर्म की लेयर, और ये बाकी बॉडी पार्ट है। तो बॉडी पार्ट ने जो है ना डेवलपमेंट की तो है नर्वस सिस्टम की, यानी यहाँ पर उसने नर्वस सिस्टम बना तो लिया है, लेकिन वो डिफेक्टिव है। और एक्टोडर्म की जो लेयर हमने पेट्री डिश में रखी थी, वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रही, क्योंकि उसके पास ना तो रीजन है ना ऑर्गेनिज्म है, वो किस चीज़ के अंदर सेल को अरेंज करेगी, ठीक है, तो वो तो ज़ाया हो जाएगी। अब दूसरी सिचुएशन इसने क्या देखी है, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इसने मीज़ोडर्म को सेपरेट कर दिया,
ठीक है, जो एक्टोडर्म के बिल्कुल नीचे थी, ओरिजिनल पीस था उसके साथ कनेक्टेड थी। तो जब मेसोडर्म सेपरेट हो गई या नीचे है ही नहीं, तो नर्वस सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ। तो यहाँ से ये एक चीज़ पता हो गई कि मेसोडर्म का एक्टोडर्म की वर्किंग और सेल की डिफ्रेंसिएशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तभी वो नर्वस सिस्टम बना सकता है। और यही चीज़ मैंने आपको स्टार्ट में भी बताई है। डिफ्रेंसिएशन में हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि हमारी बॉडी की ऑर्गेनिज्म की बॉडी की दो लेयर्स होती हैं, एक होती है एक्टोडर्म, ठीक है, दूसरी है मेसोडर्म। अब ये क्योंकि बनी है एक ही, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हमने पढ़ा था कि जो एपीब्लास्ट थी, ठीक है, चिक के अंदर वो एक ही लेयर थी ना, जो दो पार्ट्स में डिवाइड करके, तो ऊपर वाली एपीब्लास्ट बन रही थी, तो एक्टोडर्म बन रही थी, और नीचे वाली मेसोडर्म बन रही थी। तो हम यही कहते हैं कि ये दोनों लेयर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ख़ासकर अगर मेसोडर्म ना हो तो एक्टोडर्म कभी भी अपनी वर्किंग नहीं कर सकती, और इसी चीज़ को हम डिफरेंशिएशन का नाम दे रहे हैं, जो कि हमने इन दोनों एक्सपेरिमेंट के अंदर देखी है कि पहले उसने एक्टोडर्म के पीस को सेपरेट किया है, कुछ हिस्से को, तो वो जो हिस्सा था वो भी ज़ाया हो गया, ऑल्दो कि वो एक्टिव था, फ्रेश था, लेकिन वो ज़ाया हो गया, उसने कोई काम नहीं किया। और पीछे जो बचा कुचा हिस्सा था उसने नर्वस सिस्टम बनाया तो है, लेकिन क्या है, डिफेक्टिव नर्वस सिस्टम। दूसरे एक्सपेरिमेंट में जब उसने मेसोडर्म को ही सेपरेट कर लिया तो नर्वस सिस्टम बना ही नहीं है। तो कंक्लूजन वही आ जाती है कि एक्टोडर्म और मेसोडर्म जो है ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं, और मेसोडर्म का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है एक्टोडर्म के नर्वस सिस्टम बनाने की एक्टिविटी पर। और रीज़न क्या है? रीज़न हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये कौन सा इफेक्ट है और क्यों पड़ता है। रीज़न सिर्फ ये है कि एपीब्लास्ट दो हिस्सों में डिवाइड करती है, एक थी एक्टोडर्म और दूसरी थी मेसोडर्म, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ना, हम कहते हैं कि एक्टोडर्म और मेसोडर्म जो होती हैं ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको आ सकता है, और यहाँ से आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट। तो आप बेहतर है कि यही जो है ना डायग्राम बना लें, और उसके साथ थेरी भी से डायग्राम के लिख लें, या अगर ये सेम एज़ इट इज़ अगर आप एक ब्रीफ फॉर्म में लिखते हैं तो वो भी बेटर है। सो क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं? पहली बात कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट, तो वो आप लिख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म इंपॉर्टेंट होता है एंड ऑल दैट। ये चीज़ आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है, ठीक है। यहाँ से आपको ये पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट, तो आप इन्हें बेटर है कि ये डायग्राम बना लें और इसी को एक्सप्लेन कर लें, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब द या गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, या व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन। तो ये इस तरह से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। यानी टोटली इस लेक्चर में आपने पढ़ा क्या है कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन और यहाँ से दो शॉर्ट क्वेश्चन, जो ऊपर से एमसीक्यू आपने यहाँ से पढ़े हैं। आई नो कि इससे पहले एक छोटा सा पार्ट आता है जिसमें उसने मैकेनिज़्म ऑफ डेवलपमेंट का बताया, उसमें कुछ भी ख़ास नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं है, तो वह जस्ट एक दफ़ा आपने रीड आउट कर लेना है ताकि आपको समझ आ जाए। अदरवाइज़ उसमें कोई ना तो इम्पॉर्टेंट बात है, वो सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं, तो उसमें कोई ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया भी नहीं है उसको। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आई होगी। चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल हैं लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। सो इसको पढ़िएगा, रिवाइज़ कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।